दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हाय 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 हाय। तुम यंगस्टर को मेरे पास तो लाओ ना, तुम उसको आती क्या खंडाला में मत उलझाओ। मजरू साहब का एक गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो है। इंडियन खाना खा रहे हैं तो ट्रेडिशनली फ्रेंच और इटालियन और ये साउथ अफ्रीकन वाइन अवॉइड कीजिए। गो फॉर चिलियन एंड अर्जेंटीनियन वाइन। एक बार इसराइल के दर्शन जरूर करके आना कि ऐसा क्या है उस मिट्टी में कि उस मिट्टी में गद्दार पैदा नहीं होते हैं, और तुम्हारी मिट्टी में ऐसा क्या है नाशुक्रापन कि तुमने अपने गद्दार पैदा किए हैं। कि एक तो गरीब हो और दूसरे स्वाभिमानी हो, इससे बड़ा अभिशाप हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता। जर्मन के अंदर ईश लिबिडिश बोलते हैं, आई लव यू, इंग्लिश में बोलते हैं, रशियन में लुलुआ ये बोलते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है चाइनीज में I love you. Whiny. कहले, will you be able to keep my daughter happy? तो मैंने कहा, मॉम, गारंटी किसी चीज की नहीं है। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। वो खत्म हो गई बात। वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया। कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। अबे बोला ना। क्या? अबे मैंने वो बोला। कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। Just chilling. मेरे बहुत ही पसंदीदार कवि हैं जिनका एक दोहा है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ जी से, वो है कि गोपाल दास नीरज। अरे रे, कल्पना के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, कल्पना के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाह। और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। सौभाग्य मेरा भी है। और मैं बस एक बच्चे की तरह आपसे थोड़ी बातचीत करके कुछ सीखना चाहूँगा। यही उम्मीद रहेगी कि कुछ घंटों में की बातचीत से मैं एक बहुत बड़ा सीख लेके जाऊँ जो शायद मेरी भी ज़िंदगी को बदले। वही आज की कॉन्वर्जेशन का, वो आज की बातचीत का एक ही मुद्दा है। आप सीखना चाहते हैं, यह आपका बड़प्पन है। और मैं तो यहाँ अपने कुछ विचार, अपने कुछ अनुभव, कुछ अपना दृष्टिकोण आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा। मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं जहां मैं किसी को सिखा सकूं, और अगर पहुंच भी जाऊंगा तब भी अपने विचार साझा करता रहूंगा, क्योंकि जीवन में स्टूडेंट बने रहना बहुत ज़रूरी है। पहले तो सर आप थोड़ा भोपाल ले चलिए, बचपन में ले चलिए। कैसा था आपका बचपन और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से हम जो भी होते हैं वो शायद उसमें बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि वो नींव जो रखी जाती है बचपन में उस पर एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत इमारत उसी बेसिस पे बनती है। तो आपकी नींव, आपका बचपन भोपाल में कैसा था? दरिद्रता, गरीबी, परंतु फिर भी माताजी पिताजी, जिन्हें माँ और बाबूजी, इतवारा मोहल्ला में मैं पैदा हुआ था 20 फरवरी 1956 को। निर्धनता के बावजूद मूल्यों में, उसूलों में, नीति में कभी भी उन्होंने नीचे जाने को नहीं कहा। तो ध्यान रखना कि एक तो गरीब हो और दूसरे स्वाभिमानी हो, इससे बड़ा अभिशाप हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, आप समझे मेरी बात? क्या बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बदल नहीं सकते। और एक बात का ध्यान रहे जी। कि बुरा होने के लिए भी एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स और नेगेटिव जो एटीट्यूड चाहिए, आप उसको नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव बोलता हूं, लेकिन जो एक फोर्स चाहिए वो हर एक के बस की बात नहीं है। आप और मैं सोचें कि अपन ओसामा बिन लादेन हो जाएंगे या दाऊद इब्राहिम हो जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है भाई। हम जो हैं, हमारे अंदर की जो निजता है, हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है, हमारे अंदर की जो प्रतिभा है,
वो पूरी समग्रता के साथ, पूरी टोटलिटी में सामने खिल गया है, वही काफी है यार। हम किसी और की तरह होने की क्यों कोशिश करें? बिल्कुल। और मैं आपको कहता हूं, हम सब, आप सब जो इस कैमरे पे, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम सब वन एंड ओनली है। हमारे जैसा और कोई पूरी दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा डीएनए किसी के साथ मिल जाए, हो सकता है तुम्हारी शक्ल का कोई मिल जाए, हो सकता है एग्जैक्टली तुम्हारी आवाज जैसा कोई मिल जाए। तुम नहीं मिलोगे, तुम नहीं मिलोगे। तुम परमात्मा की फैक्ट्री से, मैं जबकि नास्तिक हूं लेकिन फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम परमात्मा की फैक्ट्री से निकले हुए सोलो यूनिक पीस हो। और उस यूनिक पीस को अपनी ऊर्जा का, अपनी एनर्जी का, अपने पोटेंशियल का अगर ध्यान है कि मेरा पोटेंशियल ये है, ना ज्यादा ना कम, ना अंडर एस्टिमेट करना ना ओवर, बिलीव यू मी, यू आर वन एंड ओनली। तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप तो थिएटर वाले हो, तो आपको पता है तुगलक का डायलॉग है कि उमंगो भरी उम्र है, सारे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। ये गिरीश कर्नाड का तुगलक का डायलॉग है। तो बचपन में ऐसा लगता पूरी दुनिया जीत लूंगा मैं, इसलिए कि दुनिया आपके सामने एक्सपोज नहीं हुई होती है। अभी सपने टूटे नहीं होते हैं आपके, अभी बहुत कुछ बाकी होता है। लेकिन जैसे जैसे बचपन छूटता जाता है, वैसे वैसे दुनिया की, संसार की, इस वर्ल्ड की जितनी कड़वी हकीकतें हैं, जितना दोगलापन है, जितनी अच्छाई है, जितनी बुराई, वो सब एक्सपोज होने लगती है आपके सामने। क्या सही बात। सपने टूटने लगते हैं, यार ये दगा दे गए यार हमारे साथ। अच्छा, ये मेरी मां को, मैं मम्मी को इतना प्यार करता था, चली गई यार, ये टूटे। मुझे तो ऐसा लगता था हमेशा मेरे साथ रहेंगी, हमेशा मेरे लिए खाना पका के देंगी। और जो मां के हाथ का खाना है ना, वो बच्चा सारी जिंदगी भर अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढता रहता है। इट्स अ फैक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको मालूम है, अमेरिका में जो फास्ट फूड का चलन आया है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के पीरियड को अमेरिकन हिस्ट्री में बेबी बूम पीरियड कहा जाता है। बेबी बूम। थके हारे, दारुण यातना से गुजरे हुए, जीवन की अनिश्चितता को सामने रखे हुए, टैंकों का सामना करते हुए, हैंड ग्रेनेड से कब बम मुड़ जाएंगे, ऐसे सैनिक वापस लौटे जो बच गए थे। तो जो शादीशुदा थे वो वापस पत्नी की बाहों में आ गए, जिनकी गर्लफ्रेंड्स थी और अगर वेट कर रही थी तो उन गर्लफ्रेंड्स ने उनको बाहों में ले लिया, और जिनकी गर्लफ्रेंड्स उनको छोड़ के चली गई थी वो दूसरी गर्लफ्रेंड की तलाश में जुट गए। अभी इस तलाश में और इस आश्रय को पाकर किचन में घुस के खाना कौन बनाया है? यहां तो प्रणय की वेला है, यहां तो मिलन की वेला है। ये मिलन की वेला में भाजी और सब्जी कौन पकाए यार? कौन छोड़े यार? अपने स्पाउस को छोड़े कौन? इसी बीच में एक कोई मैडम थी, उन्होंने पिज्जा की दुकान खोल ली, होम डिलीवरी का सिस्टम आ गया। कोई बर्गर बना लेगा, उन्होंने कहा जी आपको नहीं आना है, आप तो लगे रहो जाओ अपने घर में, हम भेज देंगे डिलीवरी। उन्होंने कहा ये डिलीवरी बहुत अच्छी चीज है। आप घर पे ही हैं, होम डिलीवरी हो रही है, फास्ट फूड जो जंक फूड है उसकी डिलीवरी हो रही है, तो क्या करेंगे? प्रणय करेंगे, और प्रणय के बाद का रिजल्ट 9 महीने के बाद मिलेगा, तो बच्चे पैदा होने लगे। इसीलिए उस पीरियड को बेबी बूम पीरियड कहा जाता है। वो बेबियां जो पैदा हुई, उन्होंने जब वो 3 साल के हुए तो क्या देखा? माय मॉम एंड डैड, यू सी नाइस हैमबर्गर नाउ, आई नीड बेकन एंड डबल वैमी सैंडविच नाउ। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बाद की जो जनरेशन आएगी ना, अभी आपकी जनरेशन तक तो मम्मी के हाथ का खाना खाया, मम्मी ने हाथ का खाना खिलाया है जी। लेकिन तुम्हारे बच्चे जरूरी नहीं कि अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाएं, दादी के हाथ का खाना खाएंगे। स्त्री की घर को चलाने में जो भूमिका है, उसको डिनाई मत करना कभी। उसका जब तक इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इवैल्यूएशन नहीं होगा, वो होना बहुत जरूरी है, और वो हम करते नहीं है। औरत जो है
वो अपोजिट जेंडर की एक इक्वल ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल। अपोजिट जेंडर की इक्वल ह्यूमन बीइंग है। और उसके और हमारे बीच में एक डिफरेंस है कि वो अपोजिट जेंडर की ह्यूमन बीइंग है। ये डिफरेंस दूर मत करना, इनइक्वालिटी दूर करना। वो बराबर की है हमारे, वो ना छोटी है ना वो बड़ी है, वो तुम्हारे शिशु को जन्मदात्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस दूर नहीं करना है, उसी में तो सारा चार्म है। लेकिन अब एलजीबीटी के चक्कर के अंदर क्या हो गया, सारी इक्वेशन चेंज हो रही है। लेकिन मैं हेटेरोसेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अगर उस लड़की में सारे गुण वो है जो मेरे अंदर हैं, मैं जैसे बिहेव करता हूं, मेरा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा अगर मैं हेटेरोसेक्सुअल हूं तो। और अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो बिल्कुल अलग बात है, समलैंगिकता जिसको बोलते हैं। तो डिफरेंस दूर नहीं करना है, इनइक्वालिटी दूर करनी है। आपके बचपन के बाद आपने 10 तक ही पढ़ाई की, बट आपका नॉलेज बेस एक बहुत वास्ट रहा है। आपने कहा कि आप फिल्में नहीं देखते, आपने कहा आप अखबार नहीं पढ़ते, तो इतना बड़ा नॉलेज बेस किन तरीकों से, किन किताबें पढ़ के या और किसी माध्यम से, किस माध्यम से आता है? किताबें पढ़ के अध्ययन, मनन और चिंतन वो बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ मैं 11वीं तक पढ़ा हूं, 11वीं मैंने मुझे प्राइवेट करनी पड़ी थी और प्रिपरेशन का टाइम सिर्फ 1 हफ्ता मिला था। लेकिन मेरे जीवन में 2-3-4 ऐसे मेरे शिक्षक आए जो गुरु समान थे। हर शिक्षक गुरु नहीं हो सकता है, ध्यान रखें आप। शिक्षा जो देता है वो शिक्षक है। एवरी टीचर कैन नॉट बी योर मास्टर। और आप ताज्जुब करेंगे कि इंग्लिश डिक्शनरी में, चेम्बर्स की और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर उनके सामने बड़ा एक समस्या आ गई कि संस्कृत का जो वर्ड है गुरु, उसको मैं कैसे रखूं, इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करूं। A revered teacher, a teacher who is respected and adored and worshipped by the disciples or by people. नहीं, इतना बहुत लंबी चीज हो रही है। Then what? So उनको गुरु शब्द को ऐसे के ऐसे ही रखना पड़ गया। A guru is guru. So मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। कैसे बदला, क्या कुछ किससे याद आ रहे हैं? मेरे एक गुरु थे तो फिजिक्स के, फिजिक्स पढ़ाते थे 9th में। तो रेपुटेशन तो एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छी थी मेरी। उन्होंने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पूछे पूरे क्लास से। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हम लोग, सरकारी स्कूल में। सो इससे पूछा, उसने भी पहला और तीसरा बताया, दूसरा नहीं बताया। इस तरह से पूरी क्लास ने पहला और तीसरा बताया, दूसरा नियम नहीं बताया। लेकिन जब मुझसे पूछा लास्ट में, उनको बहुत विश्वास था, बड़ा प्राइड था कि ये मेरा स्टूडेंट जो है, मेरा विद्यार्थी है, शिष्य है, ये बता देगा बिल्कुल। मैंने भी पहला और तीसरा बताया। फिर वो आगे बढ़े और पूरी क्लास फेल हो गई थी। पूरी क्लास को सिर्फ खड़ा किया, लेकिन मेरे गुरुजी ने आगे बढ़े और मुझ पर थप्पड़ मार के क्लास से बाहर निकल गए। और भाई मैं उस दिन बड़ा रोया, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने आयरन साहब उनका नाम था, अपने गुरु की आंखों में जो दर्द देखा। यार तुझ पे विश्वास किया, तुझे बच्चा समझ के मैंने, और तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं गया और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मैंने याद किया, समझा। पहला तीसरा तो आपको मालूम है, ये यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य रूप से बल नहीं लगाया जाए। ये सब
तीसरा है कि हर क्रिया की एक विपरीत क्रिया होती है। जी। अभी दूसरा सुनो, जिस पे थप्पड़ पड़ा था। संवेग परिवर्तन की दर उस पे लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये परिभाषा सेकंड है नियम। संवेग, मोमेंटम, उसकी रेट ऑफ मोमेंटम उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अगर आप जब मुझको बॉल फेंकेंगे तो इसका मोमेंटम जो है, सुनो, अगर बॉल के साथ दिशा, बॉल आपकी तरफ से मेरे पास आ रही है जी, तो मुझे इसी को ऐसे खींचना पड़ेगा। उसी संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, उसके इक्वल होती है उसके। ठीक है? और बल उसी दिशा में लगाया जाता है जिस दिशा, परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अगर आपका कैच, आपने हाथ को पीछे नहीं किया, कैच पड़े पर, यह है सेकंड नियम। क्योंकि मैंने मेरे गुरु का विश्वास तोड़ा था, इसलिए ये चिता तक मेरे साथ जाएगा। इसीलिए जब ज्ञान प्राप्ति के लिए आप करेंगे, तब आप निकोला टेस्ला बन सकते हैं, मदाम क्यूरी बन सकते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन बन सकते हैं, इवान पाव्लोव बन सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको विजडम चाहिए, पाब्लो नेरूदा एक यूरोपियन पोइट हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, प्योर नॉनसेंस, प्योर विजडम ऑफ समवन हु नोज नथिंग। Socrates is the wisest man on this earth because he knows that he knows nothing. क्या आपको लगता है साइंस से क्रांति आती है? साइंस क्रांति लाया है, पर किस तरह की क्रांति की आप बात कर रहे हैं? क्रांति की जो मां मानी जाती है तो फ्रेंच क्रांति है, जो 1779 के अंदर आई, पेरिस की गलियों में आई। उस क्रांति के जो नतीजे निकले हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हुए हैं, जॉर्जेस दांतो हुए हैं, एरो सेशेल हुए हैं, कामिल देमुले हुए हैं, गिलोटीन हुआ है। पर इंडिया में अब आप साइंस को अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि हमारे क्रांति की तरफ पास बढ़ जो रहा है? वैज्ञानिक चित्त था, हमने उसको डेवलप नहीं होने दिया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास था 20 हाँ साल हाँ पहले हाँ तक। हाँ, अरे उस लेवल पे। वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, रामानुज थे, शंकर थे, क्या बात कर रहे हो? क्या वैज्ञानिक चित्त था। लेकिन क्या हमारी क्या प्रॉब्लम रही है भैया? हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम दूसरों, भाई तेरे को पता नहीं है, अमिताभ बच्चन हमारे मोहल्ले में रहता था, इसलिए हम भी ग्रेट है। आप समझे रहे? ये हिंदुस्तानियों की बहुत पुरानी दोष और अदा रही है। हमने दूसरों की ग्लोरी के ऊपर बास किया है, खुद कुछ नहीं किया है। हमको खुद करना है। तो हमारे जो भी वैज्ञानिक चित्त था, अरे यार क्या वैज्ञानिक चित्त था, हमने उस वैज्ञानिक चित्त को बढ़ावा नहीं दिया, आगे नहीं गए, विश्वासी जीव हो गए। और विश्वास और विज्ञान में अंतर कितना, सिर्फ इतना है कि विज्ञान जब तक जान नहीं लेता तब तक विश्वास नहीं करता है, और विश्वासी जीव जो है वो बगैर जाने हुए विश्वास कर लेते हैं। बस यही विज्ञान में और गैर वैज्ञानिक में फर्क है। मैं जब तक ट्रूथ नहीं जान लूंगा, बुद्ध भी यही है, अपदीपो भवा, मैं स्वयं जब तक नहीं जान लूंगा तब तक मैं इस स्थिति में नहीं होगा कुछ कह पाऊं। तो मैं शोध करूंगा, उस रास्ते पे निकलूंगा, लेकिन क्या बेटा निकल जाओ, भगवान सब देखेंगे, वही गड़बड़ हो गया है, वही गड़बड़ हो गया है। और वैसे भी भगवान तो, और भगवान की कल्पना ही है। अभी मैं आजीवक करके एक सेक्ट था या रिलीजन था जिसको एक पीरियड में दबा दिया गया, बुद्ध के समय में और महावीर के समय में। अरे कमाल का, अभी अभी लेटेस्ट किताब आई है जिसके बारे में मैं 10 साल से बोलता आ रहा हूं। थोड़ा आप बताइए इस बारे में। वो उनका एक ही है, एक चीज प्री डिटरमिन्ड है। ओके, तो मक्खली गोशालक की जो है वो नियति आपकी नहीं, एक उन्होंने कहा एक यांत्रिकी है। अब देखो कैसी बात है, उस यांत्रिकी को जब आपने नाम दिया, यांत्रिकी मतलब एक कुछ टेक्नोलॉजी है। आप ये समझ लो, ऐसा समझ लो, सुपर कंप्यूटर है।
लेकिन जैसे ही आपने उस सुपर कंप्यूटर को कोई नाम दिया, प्रॉब्लम हो गई। नाम दिया मतलब आपने कहा ये ईश्वर है, गड़बड़ हो गई। आपने कहा ये अल्लाह है, और वो तो गड़बड़ होनी है। आपने कहा गॉड है, और गड़बड़ होनी है। आपने जैसे ही नाम दिया वो गड़बड़ होनी है। लेकिन एक सुपर कंप्यूटर है जिसने आपके अस्तित्व का एक एक पल का हिसाब किताब, डेटा, एक्शन डिसाइडेड है। आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो रिलीजन था उसने आपकी बनाई हुई सारी आस्थाओं को भंग कर दिया, कर्म की थ्योरी को, सारा कुछ कर, वो कर्म करना भी आपकी नियति का ही पार्ट है। आप उस नियति से बाहर है ही नहीं। क्या आप हमेशा से एथीस्ट रहे हैं या नहीं, बने हैं? मैं अध्ययन मनन और चिंतन के बाद वेद अध्ययन किया, उपनिषद अध्ययन किया, पुराण अध्ययन किया। कुरान शरीफ मैंने 14 बार पढ़ा है, इंजील मतलब बाइबल 14 बार पढ़ी है, तुरा पढ़ा है, ज़बूर पढ़ा, धम्मपद पढ़ा है, योग वशिष्ठ पढ़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद। ये सारा डिग्री के लिए नहीं है, मैं ध्यान रखना, मैं ना पंडित हूं ना मुल्ला हूं। मैंने तो अपने लिए पढ़ा है। मैंने एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ा। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं आपके इंटरव्यू के अंदर आके इस चीज का ब्यौरा दूं कि मैंने क्या, ना 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 ना, मैंने अपने लिए पढ़ा है। और दोस्त, ये जो सांस का खेला है ना, ये मेरा अपना है। मैं आपके लिए सांस नहीं लेता हूं, मैं अपने लिए सांस लेता हूं। मैंने अपने लिए पढ़ा है। और उसको पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं ज्ञान चक्षु खुल गए और मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। जो आपके बनाए हुए धर्मों का खांचा है उससे आजाद हो गया। और आपके लिए आसानी है वर्ड की कि मैं एथीस्ट आपको बोल दूं कि मैं नास्तिक हूं। नास्तिक। लेकिन मेरा नास्तिक होने का मतलब थोड़े कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं। मेरे नास्तिक होने का ये मतलब थोड़े कि मेरे मन में मनुष्य जाति के लिए करुणा और दया नहीं है, कि मैं प्रेम को जानता नहीं हूं। अरे पागल हो। इसीलिए मैं, आप मेरे मुंह से कभी किसी धर्म की बुराई नहीं सुनेंगे। अच्छाई तो है ही नहीं, बुराई भी नहीं सुनेंगे। जब मुझे मालूम है सच्चाई क्या है बॉस, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है। ठीक है, इसलिए मैं किसी से बहस भी नहीं करता हूं। मजहबी, मेरे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ जाता है बताइए। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। बहस मतलब ये डिबेट जो करते हैं ना, रिलीजियस डिबेट कि हमारा रिलीजन, हर आदमी, कमाल की बात है। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। बस खत्म हो गई बात। क्या बात है। मार्क ट्वेन ने एक बड़ी अच्छी बताइए। बात कही, दैट द रिलीजन वॉज इन्वेंटेड व्हेन द फर्स्ट कॉन मैन met the first fool on this earth. ओह वाओ, What a great writer, Mark Twain. इंटरेस्टिंग। वाह। इंटरेस्टिंग। संभव आपकी परिभाषा प्रेम की कैसी है? आपको मालूम है आपके जीवन की पहली गर्लफ्रेंड कौन है? प्रेम के बगैर कुछ नहीं, वो है आपकी माता। वो माँ है आपकी। और मेरा ये मेरा पर्सनल है, माँ से बड़ी हस्ती इस पृथ्वी पर मुझे तो कोई नजर नहीं आई। अच्छा, अभी क्या है, माँ अपने आप में जो शख्सियत है वो अद्भुत है। मुझे नहीं मालूम मजरू सुल्तान ने क्या लिखा कि उसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। इतना, फिर किसी एक दूसरी फिल्म के अंदर उन्होंने कुछ और ही गा दिया, मेरी दुनिया है थोड़ा माँ सा तेरे आंचल में। गा भी देंगे तो बहुत बहुत मजा आएगा। स्केल बताइए। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये कमाल, कमाल। पहला तो आपकी लव स्टोरी मदर के साथ हो गई, हाँ। फादर के साथ हो गई, बहन आ गई, भाई आ गए। इस लव स्टोरी का अंतिम सोपान जो होता है वो प्रेयसी और पत्नी के साथ होता है।
अगर बहुत लकी हुए तो प्रेयसी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, और उससे भी ज्यादा लकी हुए तो पत्नी के साथ अगर प्रेम हो जाए तो बहुत बढ़िया। समझे आप? जब तक आप गुडी गुडी होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, अपने बेस्ट में आते हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क के, एक च्युइंगम खा के अपने बेस्ट में है, लेकिन वही जब पत्नी बनती है तो सवेरे उसके बगल में जब उठते तो सड़े हुए गंदे मुंह के दांतों के साथ उठते हो, तो रियलिटी एक्सपोज हो जाती है। उसके बावजूद अगर वो आपसे फिर भी प्रेम करती है तो समझ लेना गुरु, बहुत नसीब वाले हो आप। आपकी प्रेमिका और शादी का रिश्ता कैसा रहा? आप अपनी बारे में मैं मेरे जैसा आदमी तो अरेंज मैरिज, मेरे फादर ने तो 18 साल की उम्र में उनके कोई दोस्त की लड़की थी, तो उनके पास मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई पैसा नहीं, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, और भेज दिया। साबुन की फैक्ट्री हुआ करती थी शायद ऐसा। तो मैं गया, और मैं जवान लौंडा जब होता है ना तो उसके अंदर यार ठीक है देख लेंगे, अब बदसूरत तो क्या हुआ, अबे तो मैं गया उस लड़की को, और मुझे देख के वो भाव ही नहीं जागे यार। हाँ। मतलब एक फीलिंग आती है ना देख के लड़की। तो मैंने तो उसको कहा, मैं भाई बातचीत मैंने किया उसको, जनरली बातचीत की, मैंने कहा तुम तो मेरी छोटी बहन के समान हो। अरे वाह, और ये बात पहुंच गई मेरे फादर का, भाई है तुम्हें किस लिए भेजा था, तुम तो बहन बना के चले आए वाह। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि प्रेम, जैसे प्रेम आता है तो लड़की के मन में एक लड़का आ जाता है, लड़के के उसमें एक लड़की आ जाती है। भाई प्रेम सिर्फ केवल ह्यूमन बीइंग से नहीं है, इससे भी प्रेम है। ये नेताओं का प्रेम किससे? इससे प्रेम है, दौलत से प्रेम है, शोहरत से प्रेम है। आपने देखा नहीं, हर एक को शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, नाम चाहिए। अभी आप कहते हैं जो साधु छोड़ के चला गया है, आपको पता नहीं उसको किस चीज से प्रेम है, उसकी डिजायर है परमात्मा के दर्शन हो जाएं। अपने जो सेतु है ना, वर्ली सीलिंग से जो छलांग लगाते ना, वो भी प्रेम नहीं मिल पाने की वजह से छलांग लगाते। भाई दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। ये आशा भोसले ने हल्का सा गुलाम अली की कंपोजिशन को टेढ़े से करके गाया, लेकिन वो कमा दो भाई जरा। सगम पनि सनि पम गम पनि पम गम ग नि ग सा। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। ये गजल जो है कितनी सिंपल है, लेकिन इसको मैडम नूरजहां ने दूसरे तक से गाया है। और एक बात बताऊं, ये जो म्यूजिक के कॉन्सर्ट हैं उनको कमाल की लगेगी, लेकिन मैडम नूरजहां की गाई हुई वो आम आदमी के लिए है। तो देना भाई जरा। का सबब याद आया, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया।
बैठकर साया ए गुल में नासिर हम बहुत रोए जब वो याद आया। आए, यार ये अपने देश की जो शायरी है, अपनी भाषा है, उसका जवाब नहीं है। बायरन की अपनी भाषा है, बेन जॉनसन की अपनी भाषा है, शेक्सपियर अपनी भाषा है, टी.एस. इलियट की अपनी भाषा है, पी.बी. शैली है, सबने लिखा है। लेकिन बाय गॉड, जब हम गालिब की बात करते हैं, जब मीर की बात करते हैं, हम जब फिराक की बात करते हैं, हम जब फैज की बात करते हैं, हम जब वली दखनी की, मोमिन की बात करते हैं, नीरज की बात करते हैं, सुदामा की बात करते हैं, कबीर की बात, भाई तुम कहीं पर भी बिठा दो ऑक्सफोर्ड के अंदर, आहा, क्या क्या बोल गए आप। सो शेक्सपियर जो बात कहता है, एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसका ओपनिंग सीन में आई थिंक ड्यूक और सीनो की लाइन है, उसके डायलॉग हैं, व्हेन ही इज डिस्क्राइबिंग ओलिविया के बारे में बोल रहा है कि उसको देख के क्या फीलिंग में है। वो कहता है कि व्हेन माइन आइज डिड सी ओलिविया फर्स्ट, व्हेन माइन आइज डिड सी ओलिविया फर्स्ट, methought she purged the air of pestilence. That instant was I turned into a heart, and my desires like fell and cruel hounds ever since pursue me. ये जो पूरी महामारी की हवा थी, कोविड से अपन लोग निकल चुके हैं, ये हवा को शुद्ध कर दिया उसने। अभी देखो गालिब ने क्या बोला है जी। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए रोने। सर शेक्सपियर वहां बैठा हुआ लिख रहा था, यहां गालिब लिख रहा है। हमारे जो आज के भी जो शायर हैं, कमाल का लिखते हैं भाई। अभी परसों नरसों जब शो या षणमुखानंद 3 अगस्त को शो था, तो किसी बात के ऊपर मैंने बोला, तो मुझे एक कानपुर के एक शायर है, गौहर कानपुरी नाम है, कि जौहर कानपुरी नाम है उनका शेर, आप सुनिए आप, क्या बढ़िया जी। कि दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हाय 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 हाय, ये अपनी कविता है, अपनी भाषा है। दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे कि हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना मुस्कुरा कर छोड़ना। हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा के छोड़ना? हाय 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 हाय, जरूरी नहीं है। कुफ्र है एहसास मायूसी, कुफ्र है, कुफ्र है, एहसास। कुफ्र शब्द को यहां पर एक पाप की तरह, पाप है ये मायूसी, ये निराशा, एक सिमिली इस्तेमाल किया कवि ने, उसको लिटरल सेंस में, इस्लामिक सेंस में नहीं लेना चाहिए। कुफ्र है एहसास मायूसी, ये दिल के अंदर जो निराशा आती है ना, ये पाप है। कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, ये बुज़दिली है कि तो यार मैं थक गया हूं। कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पे लाके छोड़ना। ऐसा लगता है यार, कौन नहीं समझेगा। तुम यंगस्टर को मेरे पास तो लाओ ना, तुम उसको आती क्या खंडाला में मत उलझाओ, उसके पास अभी एनर्जी है, उसको उसका इक्विवेलेंट कुछ देने की कोशिश करो। वो क्यों बहन सनी लियोनी को देखना चाहता है, आप समझे? उसके इक्विवेलेंट कुछ दे सकते हो क्या उसको? उसके पास हो सकता है अभी जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर उसको एक्सपीरियंस देना भी है तो ज्ञान की बातें मत करने लग, ज्ञान मत बघाड़ने लगना। उसके सामने कहना मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, हो सकता तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, हो सकता तुम्हें बुरा हो जाए, उस एक्सपीरियंस के लिए तुम तैयार रहना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बिंदास होकर जियो लाइफ। यही एपिक्यूरस की थ्योरी भी थी
अच्छा। जो हमारे यहाँ चारवाक की जो थ्योरी थी, जिसको लोगों ने कहा कि नहीं वो तो खाओ पियो और मौज करो, नहीं नहीं, चारवाक की वो थ्योरी नहीं है। चारवाक की थ्योरी के टाइम पर एपिक्यूरस की थ्योरी 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी बीसी में एथेंस में वो हो रही थी, एपिक्यूरस की थ्योरी। एंजॉय करो लाइफ आप, क्योंकि लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा दुख है, लाइफ अपने आप में स्ट्रगल है। इसीलिए तो आप हमेशा कहते हैं लेट्स एंजॉय लाइफ। क्यों? तुम्हें मालूम है लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है, लाइफ सिवाय दुख के कुछ नहीं है, इसीलिए तुम सुख की तलाश करते हो। मजरू साहब का एक गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो हाँ दुख तो है, इसीलिए तो तुम सुख के सारे इंतजाम कर रहे हो कि डिस्को चले जाएं, बढ़िया सी लड़की के साथ चले जाएं, है जरा से डांस करें, उसके शरीर से थोड़ा चिपटे, ये सारे सुख के उपाय तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मालूम है एक्चुअल लाइफ में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। अभी हो सकता है तुम्हें मिला ना हो, लेकिन मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें सबसे ज़्यादा क्या उसकी लेखक की ऑनेस्टी को देख रहे होते हैं, वो कहाँ तक पहुँच रही है या वो कितना गहरा है, किस चीज़ पे आंकते हैं आप? सबसे लिखी हुई पहले तो चीज़ें। कि वो मेरे दिल के तारों को छेड़ रहा है कि नहीं छेड़ रहा है, पहली बात, और वो कितना ओरिजिनल है, कितना मौलिक है, और जिन दिल के तारों को छेड़ रहा है उन तारों को उस तरह से कितने लोगों ने छेड़ा, और क्या चक्कर हो गया है कि पढ़ना क्योंकि बंद कर दिया। अब ये इंटरनेट के ऊपर तो कोई भी कुछ भी लिख देगा, सारे ज्ञान बखारने लगते हैं, सारे ही चौधरी बनने की कोशिश करने लगते हैं। मैं आपको बोल रहा 98% फेक है ये, लेकिन जो किताब जिसने लिखी है वो जब आप मैन्युस्क्रिप्ट लेके किसी पब्लिशर के पास जाते हो, वो जब तक देख नहीं लेगा, जांच नहीं लेगा, एनालाइज नहीं कर लेगा, वैलिडेट नहीं कर लेगा, तब तक आपको थोड़े छापने देगा। इसलिए उसमें ज्यादा मेहनत, ज्यादा रिसर्च लगती है। किताबें पढ़ना बंद मत करना, ऐसा नहीं कहता मोबाइल छोड़ दो, इनमें जो है पढ़ने के बाद और किसी सोशल मीडिया पे पढ़ने के बाद, किसी सर्च इंजन में पढ़ने के बाद असली किताब को जरूर पढ़ना, तो तुम्हें सत्य नजर आ जाएगा। क्या? और फिर अपना विचार, जो भी आपका विचार है, दुनिया कुछ भी कहती रहेगी। थोड़ा आपके सर मुझे अभय के बारे में बात करनी है। आपकी फिल्म आपने डायरेक्ट किया, नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद आपने कुछ डायरेक्ट नहीं किया सर। यार जनता ये चाहती है ये जानना क्या कि- चक्कर है, रोटी कप दाल के चक्कर में, रोटी आटे के चक्कर में ऐसे पड़ जाता है बंदा। ये भी एक इत्तेफाक था, मैं आभारी रहूँगा श्रीमती जया बच्चन का। मैं उनको एक दिन ये कहानी सुना बैठा, ये ऑस्कर वाइल्ड की कहानी मुझे मेरी सिस्टर ने ऐसे ही तरह सुनाई थी, फिर मैंने इसको कहानी को पढ़ा और मैं उनको सुनाया। कहने अन्नू तुम हमारे लिए बनाते क्यों नहीं हो? तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया। तो 2-3 बार फोन आया कि तुमने शायद सीरियसली नहीं लिया इस चीज को। अरे मैंने कहा यार बॉस ये तो कह रही है सीरियसली लिया, और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया और फटाफट वो फिल्म बना ली। और दैट वाज 2 जून 1995। मेरी सिस्टर सीमा कपूर ने ही वो फिल्म लिखी थी। तो उसने कहा, न्यूज़ उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है। चलो भाई ठीक है, तो ये नेशनल अवार्ड मुझे नहीं, श्रीमती जया बच्चन का है, मेरी क्या औकात है। लेकिन ये क्या है कि उसके बाद अब मैं उसी मूड में वापस आ गया हूँ। तो मैं अपने प्रोडक्शन के उस मूड में आ गया हूँ कि थक गया हूँ एक्टिंग करते हुए। तो मुझे कभी भी एक्टिंग का वैसे भी कभी शौक था नहीं यार, ये तो सब मजबूरी में करना पड़ा मुझे। मजबूरी में सर आपने 300 से ज्यादा फिल्में करी। नहीं फिल्में पता नहीं, मैंने तो कभी काउंट किया नहीं मैं, क्योंकि देखो क्या एक पैशन होना बहुत जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मों के लिए पैशन होना जरूरी। जिसको फिल्मों के लिए पैशन नहीं हो, जो यहाँ पे इसलिए काम कर रहा है, हाँ काम ईमानदारी के साथ करता हूँ कि यार ये मेरा घर चलता है इसलिए काम करता हूँ। अब इट्स टू लेट फॉर मी टू अडॉप्ट एनी न्यू प्रोफेशन। बहुत देर हो चुकी है इसलिए। लेकिन काम आप देख लीजिए, काम मैं सही करता हूँ सर, ऑनेस्टी। हाँ ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ, और जो काम करता हूँ ओरिजिनल करता हूँ। हाँ लेकिन क्या है, अब ये है कि अब ठीक है, असल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कलाकार अगर हूँ और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ तो मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं इस कैमरामैन के फ्रेम से बंधा हुआ हूँ, डायरेक्टर के विजन से बंधा हुआ है, राइटर के डायलॉग से बंधा हुआ हूँ, हर जगह बंधा होके मेरे को काम करना है। कोशिश करता हूँ कि मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर सकूँ।
लेकिन फिर एक बात है, सच कहने का सारा ठेका मैंने तो नहीं ले रखा है। बिल्कुल। सत्य जितना संभव है उतना मैं कह दूं। आपको ये प्रोग्राम जैसा भी लगा हो, मैंने आप पे छोड़ा। लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, आपकी मर्जी है। हम जैसे लोग तो सिर्फ तालियों के लिए नहीं, गालियों के लिए भी तैयार रहते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच।